स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एक्सरसाइजेज हैं। मैट्रिक क्लासेस में 9 और 10 की पंजाब बोर्ड्स में सिलेबस में ये 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के शुरू में पहले 5 एमसीक्यूज़ ये होते हैं और ये ऐसी ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं। ये 12 टेंसेस पर मुश्तमिल हैं और ये एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक और एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन में भी ये एमसीक्यूज़ रेलेवेंट हैं। तो आप सबके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक जो हैं वो आप सबके लिए ये इनका जानना बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आम तौर पर ये मिस्टेक्स राइटिंग में भी आ जाती हैं। क्योंकि नॉन नेटिव्स जो हैं वो उनको तो फिर एग्जैक्टली समझना होता है, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होते। तो इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें मैं जो फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सरसाइजेज 6 टोटल हैं, 6 एक्सरसाइजेज हैं। तो ये ग्रामर बुक जो है पीटीबी की नई जो ग्रामर बुक है उसका पेज नंबर 115 पर ये स्टार्ट होती हैं। 115 पेज जो है ये स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आसानी के लिए मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, पता ही नहीं होता कि ये 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ इन 6 एक्सरसाइजेज में हैं। तो वो उनको वहाँ से ही आप ये इनकी प्रेपरेशन कर लें। एक एक मार्क बड़ा कीमती होता है। 1 मार्क से एक स्टूडेंट पास हो जाता है और 1 मार्क की वजह से स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो लिहाजा एमसीक्यूज़ जो हैं वो बड़े आसान तर होते हैं, रिलेटिवली आसान होते हैं, इसलिए उनको जो है आप फोकस करें। 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है 9 क्लास में भी और 19 मार्क्स की जो है वो 10 क्लास में ऑब्जेक्टिव होती है। तो इसमें 5 मार्क्स के ये एमसीक्यूज़ हैं। इसमें जो 6 एक्सरसाइजेज हैं इनकी एग्जांपल जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसके साथ ही ऊपर एग्जांपल्स हैं, उनमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आपने उनको भी याद करना है। उन सेंटेंसेस को वो हलशुदा है एग्जांपल हैं वो भी आ जाती हैं पेपर में। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के 2 टेंसेज हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है। उनमें कुछ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। अगर वो होंगे तो आपने एक पर्टिकुलर टेंस उसमें इस्तेमाल करना है। जैसे रेगुलरिटी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो उसका यूजेज या डेफिनेशन ये है कि एन एक्शन विच हैपन्स every 24 hours, once in every 24 hours is described in simple present tense or present indefinite tense। ठीक है, तो इस एतबार से जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो हैं रेगुलरली, ऑलवेज, एट नाइट, एट 10। एट 10 से मुराद ये है कि 24 आवर्स में दे गो टू स्लीप एट 10, कि वो रोज़ाना रात को 10 बजे सो जाते हैं। तो एट 10 एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है कि जो रेगुलरिटी को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसी तरह एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी का वर्ड जो है एवरी वीक, ये भी रेगुलरिटी को ज़ाहिर करता है। ये जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। ये कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो पहली एक्सरसाइज में मौजूद है। तो इन अलामात की बुनियाद पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करना है, जिसका वो आपको पता है यूजेज। उसका वर्ब जो है उसमें नेगेटिव हो तो डज नॉट, डू नॉट और पहली फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं जनरल आपको ये बता रहा हूँ। 12 टेंसेज हैं, उनको तो डिफाइन करते हुए एक टेंस के लिए अलहदा लेक्चर की ज़रूरत है। खैर, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो 3 एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। वो हैं एक एट प्रेजेंट और एक नाउ। ठीक है, अब ये 3-4 फिक्रों में नाउ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इस नाउ की वजह से आपने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस अप्लाई करना है। इस आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। मेन वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं। तो ये नाउ और एट प्रेजेंट और एक एट द मोमेंट भी होता है। एट द मोमेंट भी आज एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में एट द मोमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें बात यह है कि जो सारे ही फिक्रे जो हैं उनमें आखिर पे टाइम फ्रेज इस्तेमाल हुआ है सिंस और फॉर का। तो अब फ़र्क कैसे करेंगे कि किस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना है, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म, और किस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अप्लाई करना है, हैज़ बीन, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, जबकि सबके आखिर पे सिंस और फॉर है। तो इसमें एक जनरल बात ध्यान में रखें कि जो कंटिन्यूस एक्शन पॉजिटिव हो रहा है ना,
पॉजिटिव जारी है, उसमें आपने हैज़ बीन, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो जारी है कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, कि वो पिछले 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन एक और फिक्रा है कि ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी सिंस मार्च, कि उसने मुझसे मार्च से बात नहीं की है, इसमें भी टाइम फ्रेज है, लेकिन ये नेगेटिव फिक्रा है। तो जो नेगेटिव फिक्रा जो होगा टाइम फ्रेज वाला, उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना है, हैज़ है और थर्ड फॉर्म वाला, क्योंकि वो कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, वो उसमें ब्रेक है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है एक्शन की, इसलिए इसमें आपने टाइम फ्रेज वाले फिक्रिया जो नेगेटिव होगा उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज में एक ऑलरेडी का वर्ड है, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड हो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना है, हैव और थर्ड फॉर्म। ही हैज़ ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। आई होप के यू हैव गॉट इट। और उसके बाद थर्ड आगे एक्सरसाइज है, उसमें अगो का वर्ड है। अगो जब भी सेंटेंस में आना है ना, आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर वो नेगेटिव है तो डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे। अगर ये फिक्रा हो कि ही टुक टी 15 मिनट्स अगो, तो 15 मिनट से क्रीसेंट ही है, आप आई हैव नहीं आप कह सकते, ही हैज़ नहीं कह सकते कि ही हैज़ टेकन टी 15 मिनट्स अगो, कि ये तो बड़ा रीसेंट कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। ऐसा नहीं है। जिस फिक्रे में एडवर्ब ऑफ टाइम अगो इस्तेमाल होगा उसमें आपने अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है जनरल। और इसमें एक और 2 टेंसेस इस्तेमाल हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो बोर्ड के पेपर में जब ये एमसीक्यू आता है, तो एक ऑप्शन, एक क्लास कंप्लीटेड होती है, अटेम्प्टेड होती है, दूसरी क्लास को अटेम्प्ट करना होता है। तो बस आप ये ज़हन में रखें कि इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में व्हेन कंजक्शन होगा, व्हेन कंजक्शन होगा, ये आप बस अलामत याद रखें कि ये जो तीसरी एक्सरसाइज की जो कॉमन जो अलामत है, इंडिकेशन है कि व्हेन देयर विल बी टू टेंसेस, 2 क्लासेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वाज वर और आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म के दरमियान व्हेन कंजक्शन होगा, ये इसकी ये इंडिकेशन है। तो अगर एक क्लास जो है वो सेकंड फॉर्म में अटेम्प्टेड है और व्हेन कंजक्शन भी है, तो दूसरी क्लास में डेफिनेटली वाज या वर और चौथी फॉर्म होगी। वाज कब होगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही शी इट या सिंगल नाउन अली अहमद वगैरह। और वर तब होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दे वी यू, या आई के साथ भी वाज इस्तेमाल होता है, या प्लूरल चिल्ड्रन पीपल बॉयज़, प्लूरल नाउन होगा तो वर इस्तेमाल होगा। तो आप समझ गए हैं कि व्हेन कंजक्शन हो, एक क्लास अटेम्प्टेड है, उसमें लिखा हुआ है वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म, तो फिर दूसरी क्लास में सेकंड फॉर्म डेफिनेट इस्तेमाल होगी। एमसीक्यू में जो 4 एमसीक्यूज आते हैं उनमें एक करेक्ट ऑप्शन लिखी होती है, तो जिस स्टूडेंट को पता होता है, जो समझ कर उसको अटैम्प्ट करता है, उसे पता है कि ये वाली ऑप्शन जो है ये यहाँ पर अप्लाई होगी, ये दुरुस्त है। उसके बाद आगे चौथी एक्सरसाइज है जिसमें बिफोर और आफ्टर कंजक्शन इस्तेमाल होता है, और हैड अपना पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, हैड और थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म। इसमें एक बात बस जहन में रखें कि बिफोर के बाद वाली क्लास सेकंड फॉर्म वाली होगी और इससे पहले वाली क्लास हैड और थर्ड फॉर्म वाली होगी। बिफोर कंजक्शन के बाद वाली क्लास यानी द स्टूडेंट्स हैड ओपनड द बुक्स बिफोर द टीचर केम, यानी केम सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद वाली क्लास जो है वो सेकंड फॉर्म वाली होगी, पिछली क्लास हैड और थर्ड फॉर्म वाली होगी। और अगर आफ्टर कंजक्शन होगा तो आफ्टर के बाद वाली क्लास पास्ट परफेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म वाली होगी, और आफ्टर से पिछली क्लास सेकंड फॉर्म वाली होगी। यानी वी वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड लेफ्ट, या आफ्टर ही हैड लेफ्ट वी वेंट टू स्लीप, कि आफ्टर के बाद वाली क्लास हैड और थर्ड फॉर्म वाली होगी, और उसके जो अदर क्लास होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी। बस ये आप पॉइंट ज़हन में रखें कि ये 2 कंजक्शन जो हैं आफ्टर और बिफोर, इन पर ही डिपेंड करता है। अगर आप ये पॉइंट माइंड में रखेंगे तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज अटैम्प्ट हो जाएगी, आपको मेमोराइज हो जाएगी। इनको 1 बाय 1 सेंटेंसेस को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ टिप्स जो ये हैं इनको आप मद्देनज़र रखें तो आप सारी एक्सरसाइज खुद अटैम्प्ट कर लेते हैं। और उसके बाद उसमें एक और भी एक सेंटेंस है इस तरह का, उसमें बिफोर आफ्टर कंजक्शन कोई नहीं है कि ही आस्क्ड व्हाई शी हैड लेफ्ट अर्लियर, वो इस तरह का करके सेंटेंस है।
तो उस एक्सरसाइज में अब इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप देखें कि पास परफेक्ट का यूजेज ये है कि जब पास टाइम गैप होता है ना, आफ्टर और बिफोर जो है ना, वो टाइम गैप, दो इवेंट्स के दरमियान टाइम गैप को हाईलाइट करते हैं कि पास्ट में दो इवेंट्स टाइम स्पैन के साथ गैप के साथ आगे पीछे रोनमा हुए। तो जो अर्लियर वाक़या होता है उसको हम हेड और थर्ड फॉर्म में बयान करते हैं, और जो बाद में लेटर वाक़या होता है उसको हम सेकंड फॉर्म में बयान करते हैं। तो ये जो है ना, ही आस्क्ड व्हाई दे हैड लेफ्ट अर्लियर, कि वो क्यों जल्दी रवाना हो गए थे, उसने पूछा। तो ये यहाँ पर भी एक टाइम गैप अंडरस्टूड है कि उसके पूछने वाली बात भी पास्ट में है और उनके रवाना होने वाला वाक़या उसके पूछने से पहले का है। इसलिए ये जो है पास्ट परफेक्ट में अटैम्प्ट हुआ है कि व्हाई दे हैड लेफ्ट अर्लियर। तो आप इस तरह के दो तीन फिक्रे हैं। उसके बाद आगे जो है ना, मेरी कोशिश है कि 10 मिनट में जो है ना वो वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि ये टाइम टेकिंग हो रहा है, तो मैं ये जो है कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसमें अब 5th एक्सरसाइज जो है उसमें है एक चीज़ कि जैसे जो घड़ी गुजरने वाली है ना, गुजर रही है, जैसे इन द मॉर्निंग ही विल बी वेटिंग फॉर यू इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग एक गुजरता हुआ पहर है। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट 4, ठीक है। तो ये एट 4 जो है वो गुजरता हुआ पहर है, लम्हा है। तो यहाँ पर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करना है। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट 4 o'clock, ठीक है, या एट द यूजुअल टाइम, मैं वो उस मामूल के वक़्त पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। लेकिन आई शैल फिनिश माई वर्क इन एन आवर्स टाइम, ये इन एन आवर्स टाइम जो है ना एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये गुजरता हुआ पहर नहीं है, लम्हा नहीं है। या द ट्रेन वी विल बी ट्रैवलिंग ऑल नाइट, ये ऑल नाइट जो है ये गुजरता हुआ पहर है। यहाँ पर आपने जो है फ्यूचर कंटिन्यूस अप्लाई करना है कि वी शैल बी ट्रैवलिंग ऑल नाइट। बस ये ज़हन में रखें, शैल और विल का इस्तेमाल जो है ना वो है कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है और बाकी सब नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल इस्तेमाल होता है, ये एक नॉर्मल इंटेंशन के लिए। लेकिन अगर आप इसको उलट कर दें तो वो मीनिंग बदल जाता है। अगर आप आई और वी के अलावा दूसरे प्रोनाउंस के साथ शैल इस्तेमाल करें ना, दे शैल पे द फाइन, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो ज़रूर उनको जुर्माना अदा करना होगा। ये टर्म्स कंडीशन में इस तरह करके लिखा होता है, ये मफहूम बदल जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल हो रहा है और शेल तो इसके साथ ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर दूसरे प्रोनाउंस के साथ आप शेल इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा तो ठीक, लेकिन उसका मफहूम बदल जाएगा कि यू शेल पे द प्राइस का मतलब है कि तुम्हें ये कीमत अदा करना होगी, यानी वो उसको कह रहा है हुक्मन कि ये ऐसा करना होगा, वो मफहूम थोड़ा सा बदल जाता है। जो एक नॉर्मल इरादा है, इंटेंशन है, उसके लिए तो हम आई शैल, वी शैल या ही विल, दे विल का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क है, ये भी नशीन कर लें। उसके बाद छठी एक्सरसाइज में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, विल हैव बीन और चौथी फॉर्म, और उसमें जो है ना वो है अपना बाय टाइम एक्सप्रेशन है उसमें कि द मैंगोज विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल। जिस सेंटेंस में बाय टाइम एक्सप्रेशन होगा उसमें आपने फ्यूचर परफेक्ट अप्लाई करना है, विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म। और इस सारी एक्सरसाइज में ना जो अनअटेम्प्टेड एक्सरसाइज है, 10 फिक्रे हैं शायद, उनमें कोई भी फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला नहीं है, उसमें टाइम फ्रेज नहीं है। जो विल हैव बीन और शैल हैव बीन वाला टेंस है ना, उसमें टाइम फ्रेज लाजमी होता है। और इस अनअटेम्प्टेड एक्सरसाइज में कोई फिक्रा जो है उसमें वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला कोई सेंटेंस नहीं है, इसलिए वो इनमें कोई भी नहीं अप्लाई होगा। सारी एक्सरसाइज में सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट अप्लाई होगा, विल हैव और थर्ड फॉर्म और शैल हैव और थर्ड फॉर्म। शैल हैव आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल हैव और थर्ड फॉर्म, और बाकी दूसरे प्रोनाउंस या नाउन्स होंगे तो आपने विल हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। विल और शैल में फ़र्क करना है, आगे हैव भी इस्तेमाल होगा, हैज़ कभी नहीं इस्तेमाल होगा। कम्बिनेशन ये होता है कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, लेकिन हैव को नहीं चेंज करते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये जो मैंने आपको बता दिया। एक सेंटेंस इसमें है कि बिफोर के बाद वो क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है कि द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्स। इसमें ये आप चीज़ मद्देनज़र रखिएगा
कि ये वाली एक्सरसाइज में बिफोर कंजक्शन वाला फिक्र है, लेकिन वो बिफोर के बाद वाली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। जिस चौथी एक्सरसाइज में बिफोर के बाद वाली क्लास सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए, तो फिर जब वो बिफोर के बाद वाली क्लास सेकंड फॉर्म में होगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो पिछली क्लास हेड और थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट में। ये फ़र्क है, इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो मतलब आपके MCQs गलत नहीं होंगे। एक और फिक्रा है जो कॉमनली आता है, वो है कि दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, और एक है ही विल लीव, ही इज़ लिविंग फॉर लंदन टुमारो, इस तरह का वो है। तो एक वो है अभी एग्जाम्पल में है, दोनों अटेम्प्टेड हैं, एग्जाम्पल में है, यानी वो प्रिंटेड फिक्रे हैं, तो ये आते भी हैं। तो आप बस ये नोट कर लें कि उसमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है, अदरवाइज टेक्स्ट के अल्फाज तो सेम है, टुमारो दोनों में लिखा हुआ है। तो एक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में अटैम्प्ट हुआ है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में अटैम्प्ट हुआ है। तो बस वो प्रोनाउंस का फ़र्क है, वो मद्देनज़र रखें कि एक में लिखा हुआ है शायद, मतलब मैं ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ कि दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, इसमें दे है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में अटैम्प्ट करना है, और जो ही वाला है वो अटैम्प्टेड जो है, आप किताब पढ़ेंगे तो आप वो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा कि तो ही इज़ लिविंग फॉर लंदन टुमारो, ही की वजह से इसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस अप्लाई करना है। अगर बोर्ड के पेपर में MCQ आता है उसमें इज़ और चौथी फॉर्म होगी, तो वही मोस्ट करेक्ट समझा जाएगा, उसको आपने अटैम्प्ट करना है। बस ये आज की एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, अपने इलम के मुताबिक जो है ना वो आपको बता दिया है। बाकी आपकी फ़ीडबैक राय जो है वो कमेंट्स आप बताएंगे, तो वो उससे मुझे भी एक जो है वो वे और डायरेक्शन मिलेगी कि मैं आपके कौन से सवाल के आगे वीडियो जो है उसके मुताबिक तैयार करूं। तो बाकी आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको फ़ौरन जो है वो अपलोड हो जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।